जय हिंद। देखिए साइंस का ये अगला पार्ट लेकर हम हाजिर हैं आपको बहुत सारा क्वेश्चन देख लीजिए, रिवीजन होने वाला है, रिकॉल यहाँ से होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपका भी अच्छा से पढ़ाई वगैरह सब कुछ चल रहा होगा। तो यहाँ अगर आप रिकॉल कर लेते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब यहाँ से क्वेश्चन आता है, और ये सभी क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं। और इन्हीं क्वेश्चंस के अलावा हम लोग याद रखेंगे चारों क्वेश्चंस ऑप्शंस का भी हम लोग यहाँ पे एनालिसिस अच्छा से करेंगे, जहाँ से आपके क्वेश्चंस अधिक से अधिक मतलब यहाँ पे रिकॉल हो जाएगा, जो आपका एग्जाम से अच्छा स्कोर जाने वाला था। चलिए बिना समय को गवाए हम लोग सीधे क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो क्वेश्चन 1 हम लोग का कहता है कि ध्वनि का जो वेग होता है अधिकतम होता है किस में होता है। तो याद रखिएगा इसमें स्टील में होता है। और कितना होता है ध्वनि का, तो ये 5920 मीटर पर सेकेंड होता है। इसके अलावा देख लीजिए ऑप्शन के हिसाब से वायु में कितना होता है, तो 332 मीटर पर सेकेंड होता है। और जल में कितना होता है, तो 1483 मीटर पर सेकेंड होता है। लेकिन निर्वात में ध्वनि का चाल कितना होता है, तो 0 मीटर पर सेकेंड हो गया। कहने का मतलब यहाँ निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करता, इसके लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए, या तो उसको गैस चाहिए, या द्रव चाहिए, या फिर ठोस चाहिए। अब इन तीनों में से याद रखिएगा वह उसका वेग निर्धारित होता है उसका घनत्व के ऊपर निर्भर करता है। जिसका घनत्व अधिक होगा उसमें चाल अधिक होगा, यानी कि ठोस में ज़्यादा होता है उससे कम, द्रव में होता है उससे कम, गैस में होता है। निर्वात में हमने आपको बता ही दिया, यानी कि उसमें शून्य होता है। अब चलिए, चूंकि इसके जस्ट उल्टा होता है प्रकाश, प्रकाश के लिए मतलब उसके लिए भी मतलब माध्यम की आवश्यकता उसको नहीं पड़ती है, लेकिन वह गैस में सबसे ज़्यादा प्रकाश चलता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि वायु में। और द्रव में उसका होता है 2.25 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। और ठोस में याद रखिएगा वह 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से यह चलता है, जबकि तारपीन में 2 लाख से कम चलता है। तो याद रखिएगा प्रकाश और ध्वनि में आपका यही संबंध थोड़ा सा देखने को मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे ध्वनि के ऊपर में। तो याद रखिएगा ध्वनि को ऐसा ही मतलब डेसिबल में मापते हैं, और यहाँ पे इसका दिशा पर भी निर्भर करता है ध्वनि का चाल, क्योंकि जिस दिशा में मतलब वायु चल रहा मतलब ध्वनि चल रहा था उसी दिशा में अगर वायु चलने लगता है तो ऐसी स्थिति में ध्वनि का चाल क्या होता है कि बढ़ जाता है। उसी तरह से आर्द्रता पर भी निर्भर, यहाँ घनत्व पर भी निर्भर करता है। घनत्व अधिक होने पर चाल अधिक होगा, घनत्व कम होने पर चाल कम हो जाता है। ताप पर भी निर्भर करता है, यहाँ पे देख लीजिए लिखे हुए हैं ताप, यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने पर याद रखिएगा 0.61 मीटर पर सेकेंड क्या होता है कि ध्वनि का चाल बढ़ जाता है। और आर्द्रता पर भी निर्भर करता है, वायुमंडल की आर्द्रता ज़्यादा रहेगा तो ध्वनि का चाल अधिक होता है, कम होने पर कम होता है। तो ये सारे क्वेश्चन हमने आपको रिकॉल करा दिया। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ध्वनि का जो वेग है पूछा है कि अधिकतम आपको कहाँ पे स्टील में, यानी कि इस्पात में होता है। उसी तरह से सबसे अधिक प्रत्यास्थता किसमें पाया जाता है, तो आपको स्टील में ही रहता है। अब यहाँ स्टील किससे मिलकर बनता है, तो याद रखिएगा जैसे ही लोहा में हम लोग क्या करते हैं 1% कार्बन मिला देते हैं तो वह क्या कहलाता है, वह स्टील हो जाता है। यह सारे क्वेश्चन हमने यहाँ से आपको ध्वनि से रिकॉल करा दिया। हालांकि याद रखिएगा ध्वनि एक कैसा तरंग है, तो अनुदैर्ध्य तरंग है। हमने आपको बोला कौन सा, तो अनुदैर्ध्य तरंग है। और ध्वनि में याद रखिएगा ध्रुवन की घटना नहीं पाई जाती है, जो कि सिर्फ प्रकाश में ही ध्रुवन की घटना पाई जाती है, जिसके कारण प्रकाश क्या है वह प्रत्यास्थ है, जबकि ध्वनि क्या है अनुदैर्ध्य तरंग है। अनुदैर्ध्य कहने का मतलब यह सघन और विरल के रूप में ध्वनि चलता है, जबकि प्रकाश आप जानते हैं वह श्रृंग और गर्त के रूप में आपको गमन करता है। तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट से है। और याद रखिएगा ध्वनि में भी प्रकाश की तरह क्या होगा कि आपको परावर्तन का, अपवर्तन का, विवर्तन का और व्यक्तीकरण, ये सभी घटनाएं इसमें भी आपको देखने को मिलता है। बस ध्रुवन की घटना ध्वनि में नहीं पाया जाता, इसीलिए वह प्रकाश के गुण से थोड़ा सा अलग इसका होता है। तो चलिए यहाँ पे जो भी था क्वेश्चन हमने आपको VBI बन रहा था हमने रिकॉल करा दिया। और ऐसा नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चन यही आपका आ जाता है, उससे आसपास के क्वेश्चन आपसे बनते हैं। तो यहाँ से हमने आपको पूरा 4 ऑप्शंस के हिसाब से भी दे दिया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है। तो याद रखिएगा वो बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है। तो अधिकतम किसका होता है, तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य होता है। और बीच में किसका तरंगदैर्घ्य होता है, तो याद रखिएगा वह हरा रंग का होता है। अब देख लीजिए यहाँ पे आपको बताया गया है ये एक प्रिज्म है, और प्रिज्म से जैसे ही एक श्वेत प्रकाश गुजरती है तो वो क्या होता है कि 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। अब यह क्यों होता है, क्योंकि मतलब प्रकाश जब से विरल से सघन में प्रवेश करती है तो क्या होता है कि उसका तरंगदैर्घ्य बदल जाता है। तरंगदैर्घ्य बदलने से क्या होता है कि उसकी चाल बदल जाती है। उसकी चाल बदलने से क्या होता है कि उसका मतलब वह विचलन बदल जाता है। विचलन करने का मतलब है उसको मतलब वह कई दिशा मतलब वह एक दिशा से मतलब सीधी रेखा में न जा करके क्या होता है कि अपना वह मतलब वह अभिलंब की ओर कुछ ज़्यादा ही झुक जाती है। तो इस तरह से उसका विचलन बदल जाता है। जैसे उसका विचलन बदलता है तो क्या होता है कि वह 7 रंगों में बढ़ जाता है। तो उसी को ही कहते हैं हम लोग पर क्या क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के नाम से हम लोग जानते हैं कि वर्ण विक्षेपण, यानी कि 7 रंगों में बढ़ जाना को ही वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब उसको यहाँ पे देख लीजिए नीचे की तरफ से हमने आपको लिखा हुआ है विग्योर, यही आपका विग्योर है। सबसे नीचे की तरफ में सबसे ज़्यादा आपका बैंगनी रंग का विचलन होता है। अब यहाँ पे देख लीजिए हमने आपको बोल रहा हूँ
विचलन। तो विचलन भी कह लीजिए या फिर प्रकीर्णन या फिर उसको ऐसी अपवर्तनांक, ये सब नामों से आपको या प्रकीर्णन, ये 4 नामों से आपको जाना जाता है इसको। तो सबसे अधिक आपको किसमें बैगनी रंग पे ही देखने को मिलेगा, सबसे कम आपको कितना लाल रंग का तरंग में आपको मिलता है। वैसे लाल रंग से तरंगधर के थोड़ा सा अधिक जिसका तरंगधैर्य होता है उसको हम लोग अवरक्त कहते हैं, और बैगनी से भी कम जिसका तरंगधैर्य होता है उसको हम लोग पराबैंगनी कहते हैं, यानी कि अल्ट्रा वायलेट, यानी कि पराबैंगनी के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको मुख्य रूप से आपको इसमें से खास तौर से याद रखेगा। और प्रकाश का जो चाल होता है याद रखें वो तरंगधैर्य के ऊपर ही निर्भर करता है। तरंगधैर्य को हम लोग लैम्डा से सूचित करते हैं, और तरंगधैर्य का ऐसा ही मात्रक आपका एंगस्ट्रम होता है। और एक एंगस्ट्रम यानी कि ए के ऊपर 0 लिख देते हैं तो ये आपका एंगस्ट्रम होगा। और एक एंगस्ट्रम बराबर होता है, आपको याद रखिएगा, 10⁻⁻10 मीटर के आपको बराबर होता है। तो ये आपका क्वेश्चंस में ऐसे याद रखना होगा। वैसे में याद रखिएगा प्रकाश का जो प्रकीर्णन है या आपको प्रकीर्णन में एक चीज़ आपको याद रखिएगा, वो आपको क्या होता है कि मतलब तरंगधैर्य पर पावर 4 होता है। आपको ऑप्शन में आ जाता है कि मतलब अगर तरंगधैर्य को दुगुना कर देंगे तो प्रकीर्णन कितना गुना हो जाएगा, तो याद रखिएगा वो आपको कितना हो जाएगा, तो 16 गुना हो जाता है। उसी तरह से अगर हम तरंगधैर्य को 3 गुना कर देंगे, 3 गुना कर देंगे तो 3 पर पावर 4 देख लीजिए, तो इस तरह से उसका प्रकीर्णन कितना हो जाएगा, 81 गुना हो जाता है। और प्रकीर्णन का अर्थ ही होता है कि आपको बिखराव, इसीलिए आपको देखिएगा लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होता है कि सबसे मतलब आपका कम होता है, जिसके कारण क्या होता है इसका काफ़ी लंबा दूरी यह तय कर पाता है। जबकि बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, इसके कारण ये मतलब क्या होता है कि यह कम दूरी पे ही जाके यह समाप्त हो जाता है। तो ये आपको याद रखना। उसी तरह से इंद्रधनुष में भी आपको विग्योर के रूप में बढ़ जाता है, जिसमें आपको इंद्रधनुष में याद रखिएगा परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है और पूर्णांतरित परावर्तन, अवर्ण विक्षेपण, ये 4 आपको मतलब घटनाएं आपको इंद्रधनुष में भी बनता है। और उसमें भी आपका बीच का रंग कैसा होता है, तो हरा ही होता है। तो ये आपको हमने यहाँ से क्वेश्चंस जो भी था रिकॉल आपको करा दिया, आपको महत्वपूर्ण है, यहाँ से याद रखिएगा। श्वेत प्रकाश का याद हुआ चाल आपको तरंगधैर्य के ऊपर ही आपको निर्भर करता है। और ये आपको हमने बताया था कि जैसे ही विरल से सघन में जाता है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो क्योंकि विरल से सघन में जाती है तो उसका तरंगधैर्य बदल जाता है, तरंगधैर्य बदलने से चाल बदल गया, और चाल बदलने से क्या होता है उसका विचलन बदल जाता है, और विचलन बदलने से क्या होता है वह 7 रंगों में बढ़ जाता है। इसी को कहते हैं 7 रंगों को वर्ण विक्षेपण। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। वायु में ध्वनि का वेग स्वतंत्र होता है, तो याद रखिएगा किससे स्वतंत्र होता है, तो दाब से इस पर कोई प्रभाव आपका नहीं पड़ता है। दाब को एक तरह का याद रखिएगा बल ही कहा जाता है, तो याद रखिएगा दाब पर का प्रभाव नहीं पड़ता। बाकी हमने आपको बता दिया घनत्व का मतलब पड़ता है प्रभाव, उसके अलावा आर्द्रता का पड़ता है और तापमान का बढ़ता है। और तापमान का वही हम लिख दिए हैं कि आपका 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने पर 0.61 मीटर पर सेकेंड आपका बढ़ जाता है। इसके अलावा मतलब अब यहाँ पे देख लीजिए आर्द्रता मापने के लिए याद रखें हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा देख लीजिए दाब क्या होता है, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही हम लोग दाब कहते हैं। दाब का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो आपको पास्कल होता है, और ऐसे में आप देख लीजिएगा तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी आपका होता है। तो ये क्वेश्चन हमने आपको ये रिकॉल करा दिए, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना ही होगा। चलिए प्राथमिक रंग किसको किसको कहा जाता है, तो याद रखिएगा लाल को और हरा को और नीला को, ये आपको यही आपको प्राथमिक रंग है। जैसे ये आपका देखिए ये आर कलर, ये आर हो गया यानी कि रेड हो गया, ग्रीन मतलब ये हरा हो गया, ब्लू मतलब आपका नीला, इसे हम लोग प्राथमिक रंग कहते हैं। और 2 प्राथमिक रंगों के मिलने से याद रखिएगा तीसरा जो रंग होता है उसे हम लोग द्वितीयक रंग के नाम से जानते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे याद रखना ही होगा, किसी तरह से ये आपका लाल हो गया और ये आपका हरा हो गया, ये दोनों के मिलने से याद रखिएगा वो आपका येलो रंग का यानी कि पीला रंग का निर्माण होता है। उसी तरह से आपको लाल और ये ब्लू यानी कि नीला मिलने से याद रखिए वह मेजेंटा रंग का निर्माण होता है। और ये हरा और ब्लू के यानी कि नीला से मिलने से आपका सियान रंग का निर्माण होता है। तो इस तरह से ये आपका द्वितीयक रंग हो गया। इसके अलावा याद रखिएगा इस तरह से लाल और हरा और नीला आपस में मिल जाती है तो व्हाइट बन जाता है, यानी कि सफ़ेद रंग का निर्माण होता है। इसके अलावा सफ़ेद रंग जैसे कि आपका ये ब्लू हो गया, येलो हो गया, ये भी आपस में मिलता है तो सफ़ेद यहाँ पे बन जाता है। उसी तरह से आपको लाल और सियान भी मिलेगा तो सफ़ेद बन जाता है, और ग्रीन और मेजेंटा भी मिलेगा तो वो आपका व्हाइट यानी कि श्वेत प्रकाश आपका निर्माण हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं त्रिभुज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हमने आपको यहाँ प्राथमिक रंग के अलावा आपको द्वितीयक रंग जो वायु मतलब येलो मेजेंटा सियान है वो भी आपको रिकॉल करा दिया, और 2 रंगों के मिलने से मतलब भी श्वेत प्रकाश बन जाता है तो वो भी हमने आपको यहाँ पर रिकॉल करा दिया। 3 रंगों यानी कि प्राथमिक रंगों से मिलने से श्वेत प्रकाश बनता है, वो भी हमने आपको यहाँ पे मतलब रिकॉल करा दिया। तो ये काफ़ी ज़्यादा याद रखिएगा। और प्रकाश का रंग कैसे हमें निर्धारित हो जाता है, तो आंखों पे
मतलब क्या होता है कि वो वहाँ से जब परावर्तित होता है यानी कि परावर्तन होता है, वही हमारा निर्धारित करता है वह किस रंग का मतलब वह रंग परावर्तन होकर हमारी आंखों पे आया हुआ है, तो उससे उसका रंग का निर्धारण हो जाता है। हालांकि रंग का निर्धारण के लिए आपको आंख के रेटिना में याद रखिएगा कौन सा होता है, तो आपका को मतलब जो शंकु होता है वही आपका मतलब निर्धारित करता है, जिसको हम मतलब वो कोण कहते हैं। जबकि छर आपका याद रखिएगा प्रकाश की तीव्रता को बताता है। तो ये आपका ये कोण हो गया, यही कोण आपका प्रकाश का रंग को बताता है, लाल पीला हरा ये वो सबके बारे में, जबकि वह प्रकाश की तीव्रता छर के रूप में। लेकिन अब बात याद रखें, जो प्रकाश श्वेत प्रकाश सातों रंगों को अवशोषित कर लेता है, कोई वापस नहीं आता है, तो याद रखें वैसी स्थिति में उसका रंग कैसा हो जाता है, तो काला रंग का हो जाता है। तो यहाँ इतने सारे क्वेश्चन हमने आपको यहाँ पे रिकॉल कराया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है? तो याद रखिए परमाणु की प्रभावी त्रिज्या 10⁻10 मीटर होता है, और 10⁻10 मीटर को हमने आपको जैसा बताया तो एंगस्ट्रम होता है। इसीलिए आपको पूछता है कभी कभी कि परमाणु की त्रिज्या मापी जाती है, तो याद रखिएगा वह एंगस्ट्रम के रूप में मापा जाता है। तो ये देखिए परमाणु की प्रभावी त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ केंद्र तक है, यही आपका 10⁻10 मीटर हो गया। लेकिन नाभिक क्या होता है कि परमाणु से भी छोटा होता है, इसलिए उसका नाभिक का आकार यहाँ पे देख लीजिए 10⁻15 मीटर होता है, और -15 मीटर को हम लोग फर्मी मीटर कहते हैं। इसीलिए नाभिक को आकार को याद रखिएगा वो फर्मी मीटर से ज्ञात किया जाता है, जबकि परमाणु का आकार एंगस्ट्रम में हम लोग मापते हैं। लेकिन यहाँ पे याद रखिए नाभिक है, चूंकि यहाँ पे 10⁻15 है, इसलिए आप ये प्लस वाला डिजिट न समझ जाइएगा कि बड़ा हुआ, यहाँ पे माइनस में जस्ट उसका अपोजिट उल्टा हो जाता है। तो ये दोनों क्वेश्चन हमने आपको रिकॉल करा दिया। बाकी न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्या होता है तो आप जानते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है चारों ओर चक्कर लगाते ही रहता है। जबकि परमाणु याद रखिएगा विद्युतीय रूप से क्या होता है कि उदासीन रहता है। और ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिए 10⁻6 है, तो इसको हम लोग माइक्रोमीटर के नाम से जानते हैं। जैसे कि 10⁻1 आपका सेंटी हो गया, -2 डेसी सॉरी -1 आपका डेसी, -2 आपका सेंटी हो गया, -3 आपका मिली, -6 आपको न इसको माइक्रो कहते हैं, -9 वाला को नैनो कहते हैं, और -12 वाला का पिको कहते हैं, -15 वाला को फेमटो कहते हैं, और यह फेमटो जिसे हम लोग फर्मी मीटर से मापते हैं, और -18 को एटो कहते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद यहाँ से रिकॉल करके रखना होगा, अक्सर आपके एग्जाम वगैरह में ही पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तंबाकू में विषैला मतलब वह पदार्थ कौन सा होता है? तो याद रखिए तंबाकू में आपका निकोटीन होता है। और भारत में तंबाकू कौन लाया था? तो जीके से जोड़ कर देखेंगे तो पुर्तगाली लाया था। और तंबाकू जो शब्द है वह याद रखिएगा पुर्तगाली भाषा का ही मतलब लिया गया शब्द है, जो हाल फिलहाल में भी दरोगा के मेंस में भी आपका ये हिंदी पेपर में आया हुआ था। इसके अलावा और यहाँ पे देख लीजिए, हालांकि ये तंबाकू में याद रखिएगा क्या होता है कि निकोटीन पाया जाता है। तंबाकू यही आपको खैनी जो हम आम बोलचाल की भाषा में बोल लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देख लीजिए आपको फिनॉल है, तो फिनॉल का फार्मूला आपका C6H5OH होता है, यानी कि यह एल्कोहल का यही मतलब समरूप है, यानी कि C6H5OH होता है, और ये आपका आकृति इस तरह का फिनॉल का होता है। तो ये आपको याद रखना होगा। बाकी हीरा और ग्रेफाइट और चारकोल ये क्या होता है कार्बन के ही अपरूप होते हैं। और ये एस्पिरिन क्या है, एक तरह का याद रखिएगा दर्द निवारक यह औषधि है, जो कि मतलब व्यक्ति को दिया जाता है, दवा के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अब इसका एस्पिरिन का फार्मूला देखिए, तो यहाँ पे आपका C9H8OA मतलब 4 आपका ये फार्मूला होता है, याद रखना होगा एस्पिरिन का। काफ़ी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन आपको आपके एग्जाम्स में हो सकता है यह आ जाए, हालांकि यह कभी नहीं पूछा गया है। चलिए बाकी ये आपको बार बार तंबाकू में क्या पाया जाता है, तो याद रखिएगा वह निकोटीन ही पाया जाता है। उसी तरह से कॉफ़ी में कैफीन होता है, चाय में आपका थीन होता है। ये सारे क्वेश्चंस भी आपके आते ही रहते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कैफीन कहाँ पाया जाता है? देखिए आ ही गया क्वेश्चन, जो कैफीन आपको कॉफ़ी में पाया जाता है, चाय में आपको थीन पाया जाता है, तंबाकू में आपको निकोटीन पाया जाता है। इसके अलावा देख लीजिए यहाँ ऑप्शन के हिसाब से आलू क्या है, याद रखिएगा तना है, और तना में भी कौन सा है तो आलू एक कंद है। तना के अलावा और भी उदाहरण में जैसे कि आपको आलू हो गया, प्याज, लहसुन हो गया है, अदरक हो गया, ये सभी तना का ही रूप है। जबकि प्याज आपको क्या है सलकंद के उसको तना के रूप में उसको जाना जाता है। पालक देख लीजिए, सबसे ज़्यादा हमें शरीर में आयरन की प्राप्ति आपको पालक से ही आपको होता है, याद रखिएगा सेब से भी ज़्यादा आपको पालक में आपको आयरन की प्राप्ति हो जाती है। तो ये क्वेश्चंस भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। हालांकि यहाँ पे आयरन लिखा गया है, यही आयरन की कमी होने पर याद रखिएगा एनीमिया रोग हो जाता है, यानी कि अरक्तता, खासतौर से महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि मासिक धर्म उन लोगों में पाया जाता है इसके कारण से। इसके अलावा गर्भवती जो महिला होती है उसमें आयरन के कमी के साथ साथ याद रखिएगा कैल्शियम का भी कमी हो जाता है। और ये कैल्शियम का क्यों कमी हो जाता है, क्योंकि जो शिशु का होता है कि हड्डी जैसे ही उसका हड्डी निर्माण हो रहा होता है तो उसे कहीं ना कहीं कैल्शियम चाहिए ही चाहिए, तो उसके माँ का अपना रक्त में से क्या होता है वह कैल्शियम को खींच लेता है, जिसके कारण माँ के शरीर में कैल्शियम
कैल्शियम की कमी हो जाती है। साथ ही साथ उसको मतलब जीवित रहने के लिए उसको शरीर में भी उसको मतलब खून को निर्माण के लिए हीमोग्लोबिन चाहिए, तो वह भी मतलब माँ से ले लेता है। इसलिए उसके ज़्यादा मात्रा में ही मतलब गर्भवती माँ में आपको ये आपका लोहा का यानी कि हीमोग्लोबिन का साथ ही साथ कैल्शियम का भी कमी हो जाता है। तो ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या आपको याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एक एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? तो याद रखिएगा वह 6.022 गुना 10⁻23 आपका होता है। हालांकि यह एवोगाड्रो का यह 22 जो है कभी कभी आपको 23 इस तरह से भी आपको मिल जाएगा। तो ये आपको संख्या के रूप में दर्शाया गया, लेकिन अगर एक एवोगाड्रो मतलब बराबर कितना लीटर होता है तो लीटर में पूछ देगा, तो याद रखिएगा आपको 22.4 आपका लीटर होता है। चलिए नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? तो याद रखिएगा 2.4 यानी 2.2 से लेकर 2.4 तक होता है नींबू में। याद रखिएगा डाईबैक रोग और लिटिल लीफ रोग किसके कमी के कारण होता है? तो आपको कॉपर के मतलब कमी के कारण यानी कि तांबा के कमी के कारण होता है। इसके अलावा और भी ऑप्शंस के हिसाब से देख लीजिए कि इसका कितना पीएच मान होता है। जैसे आपका 7 किसका होता है? तो मतलब जल का होता है, यानी शुद्ध जल का 7 होता है, जो कि एक तरह का उदासीन ही होता है। इसके अलावा नमक जो होता है NaCl वह भी आपको क्या है, वह उदासीन ही होता है। और इस जीरो किसका होता है? तो याद रखिएगा सांद्र जो होगा मतलब वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसका ही आपका शून्य होता है, शून्य पीएच मान होता है। शून्य कहने का मतलब है सबसे स्ट्रॉन्ग आपको ये आपका एसिड हो देखने को मिलेगा। ये आप सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हम लोग को म्यूरिएटिक अम्ल कहते हैं। लेकिन जो पेट में हमारा यह जो अम्ल निकलता है HCl, याद रखिएगा आमाशय से, तो उसमें जो होता है वह तनु अम्ल होता है। तनु अम्ल यानी कि HCl होता है। उसका पीएच मान 1 से लेकर 2 के बीच में रहता है, क्योंकि अगर सांद्र हो जाएगा मतलब तो काफ़ी जगह पेट के अंदर को ही क्या होगा, वो गला देगा दीवारों को। इसलिए वह तनु के अवस्था में रहता है, यानी कि पंछुच्छू टाइप का थोड़ा सा रहता है। यानी क्योंकि सांद्र उसको मतलब कहा जाता है जिसमें अधिकतम मात्रा उसकी घुली हुई रहती है, जबकि तनु उसको कहते हैं जिसमें उसमें न्यूनतम मात्रा घुली हुई रहती है, उसको हम लोग तनु कहते हैं। इसके अलावा और भी यहाँ पे देख लीजिए, तो जैसा कि हमने आपको नींबू का बता दिया पीएच मान 2.2 से 2.4 के बीच होता है, और शराब का 2.4 से लेकर 2.8 तक होता है, और मूत्र का आपका 6 होता है, और दूध जो पीते हैं तो दूध से 6.4 होता है। दूध से क्या बनता है? खून। तो खून का हो गया 7.4, और खून क्या हो गया? पानी हो गया, यानी कि समुद्र का पानी कब हो गया, यानी कि आपका हो जाएगा 8.4। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि दूध का 6.4 और खून का 7.4 और समुद्र जल का 8.4 आपका होता है। और इसके अलावा 6 याद रखिएगा 5 किसका होता है? तो लार का होता है। और मुंह का पीएच मान कितना होता है? तो 5.5 होता है। यही 5.5 से कम होने पर पीएच मान, वैसी स्थिति में क्या होता है? हमने बोला कम। कम का मतलब आप ये ना समझिएगा कि 5.5 है तो 4, 3 या 4 हो जाएगा। कम का अर्थ होता है कि इसका वैल्यू का बढ़ जाना। यहाँ पे जस्ट अपोजिट ही चलता है, या जिसका मैथ का डिजिट ज़्यादा बड़ा होगा तो यह संख्या ज़्यादा होगा, वह कम अम्लीय होता है। ये आपको याद रखना होगा। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि 5.5 से कम हो जाना, यानी कि या तो 6 हो जाए या 7 हो जाए अम्लीय। तो वैसी स्थिति में दांत वगैरह क्या होता है? क्षरण होने लगता है, यानी कि दांत वगैरह आपको टूटने लगता है, मसूड़ा वगैरह ये सब कुछ हिल जाता है। तो ये भी आपको इस तरह से समझ के याद रखना होगा, क्योंकि हम लोग जैसे, तो ये हमने आपको यहाँ पे पीएच मान वगैरह सब कुछ रिकॉल करा दिया। हालांकि पीएच स्केल का खोज किसने किया होता है? तो याद रखिएगा सोरेनसन साहब ने खोज किया होता है। पीएच का अर्थ होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो इतना सारा, और हमने एक चीज़ यह आगे भी लिख रखा है इसके बारे में, पीएच के वैल्यू में आपको और भी अच्छा से बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नींबू में कौन सा अम्ल होता है? तो याद रखिए नींबू में आपको साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। इसके अलावा देख लीजिए यहाँ पे टार्टेरिक अम्ल जो हो गया, तो वह आपको इमली में देखने को मिलता है। मक्खन में ब्यूटेरिक अम्ल मिलता है, और फॉर्मिक अम्ल मतलब लाल चींटी या बिच्छू के डंक में आपको मिलता है। फॉर्मिक अम्ल इसका फार्मूला HCOOH होता है, या फिर इसको मेथनोइक अम्ल के भी नाम से आपको जाना जाता है। उसी तरह से अचार वगैरह में या सिरका में एसिटिक अम्ल मिलता है, और एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH होता है। इसको एसिटिक अम्ल कहते हैं, या फिर इसको एथेनोइक अम्ल के भी जानते हैं। एथेनोइक इसलिए क्योंकि यह 2 कार्बन है जिसको हम लोग एथेन के नाम से जानते हैं, उसी का यह मतलब यह रूप है जो कार्बोक्सिलिक एसिड के रूप है, तो इसलिए यह हो जाता है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको याद रखना है। और भी यहाँ पे देख लीजिए, जैसे दूध में हमने आपको लिख दिया हुआ लैक्टिक अम्ल आपको पाया जाता है, और दूध मीठा हमें लैक्टोज के कारण हमें महसूस होता है। सफ़ेद रंग केसिन के कारण होता है, और दूध को पचाने वाला एंजाइम आप जानबे करते हैं कौन सा होता है? रेनिन होता है। उसी तरह से कि मतलब दूध का ज़्यादा मात्रा में स्रावित हो, चाहे वह गाय का हो या फिर
इससे मतलब जो नवजात माँ का होता है तो दूध अधिक के लिए ऑक्सीटोसिन का सुई दिया जाता है। ऑक्सीटोसिन का सुई क्या आता है कि शरीर के टेम्परेचर को बढ़ा देता है। जैसे ही बढ़ने लगता है तो उसको टेम्परेचर को कम करने के लिए दूध अधिक मात्रा में स्रावित होने लगता है। जैसे हमारा शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है बुखार वगैरह में, तो देखिएगा आपका शरीर से पसीना वगैरह निकलने लगता है, यानी कि पानी बाहर आने लगता है। क्यों आता है? क्योंकि कहीं ना कहीं वह शरीर को यह नियंत्रित करना चाहता है, तो इसके रूप में तो इसीलिए आपको होता है। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन को याद रखिएगा, आपको लव हार्मोन के भी नाम से जाना जाता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन को। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बॉक्साइड किसका मुख्य अयस्क होता है? तो याद रखिएगा बॉक्साइड से एल्युमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है और बॉक्साइड का फॉर्मूला Al2O3 2H2O होता है। अब यहाँ पे दो जल इसमें रहेगा ही रहेगा, अगर ये दो जल हटा देंगे तो ऐसी स्थिति में यह कोरंडम हो जाता है। तो आपका कोरंडम भी पूछता है कि इसका अयस्क है, तो एल्युमिनियम का ही अयस्क है, फॉर्मूला Al2O3 होता है। इसके अलावा क्रायोलाइट भी आपका एल्युमिनियम का ही अयस्क होता है, AlF6O7 ये आपका होता है। इसके अलावा यहाँ पे देख लीजिए, जो हमने जैसे जाना कि बॉक्साइड से एल्युमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है, उसी तरह से याद रखिएगा कॉपर का निष्कर्षण चाल्कोपाइराइट से किया जाता है और जिंक का निष्कर्षण मतलब जिंकाइट से किया जाता है, यानी कि ZNS, जिसे हम लोग जस्ते के फूल के नाम से जानते हैं। और अभ्रक क्या होता है? एक तरह से विद्युत कुचालक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। बिजली वगैरह के ऊपर में देखते हैं कि वो पत्थर लगा हुआ रहता है, वो आपका अभ्रक का ही बना हुआ रहता है। और अभ्रक उत्पादन में अगर जीके से जोड़ कर देखेंगे तो आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पे है। तांबा उत्पादन में आपका मध्य प्रदेश है, जबकि एल्युमिनियम के उत्पादन में याद रखिएगा उड़ीसा है, जबकि जिंक के उत्पादन में आपको ये मतलब ये जिंक वाला तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शरीर में जिंक के मतलब कमी हो जा रहा था कोरोना वायरस के समय में। ये सारे भी क्वेश्चंस आपको रिकॉल करके रखना होगा।